Good morning, friends. Good morning, friends. Hi, we are going to discuss about the macroeconomics portions of the term 2 from the NCRT and from all the different sources. This is very helpful for your board examination, upcoming board examinations. Yeah. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इनकम डिटर्मिनेशन चैप्टर जो है उसको स्टडी करेंगे, ठीक ना। इनकम डिटर्मिनेशन जो टॉपिक है वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। मैंने ऊपर से लिख रखा हूँ, ठीक ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये टर्म 2 एनसीईआरटी के बेस्ड पे होगा, लेकिन कोई जो ये नहीं है कि एनसीईआरटी ही सोर्स इसके होंगे। मैं डिफरेंट सोर्सेज से लूँगा ताकि आपके एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और जो यूनिट की हम लोग बातें करते हैं वो है इसमें इनकम डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो इनकम डिटर्मिनेशन आप पार्टिकुलरली बहुत सारे बुक में ना आपको ये इस तरह का कुछ चैप्टर ने लिखा हुआ होगा, ठीक ना। कहीं कहीं लिखा रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक ना। तो बेसिकली मोर और लेस आप इसको इनकम डिटर्मिनेशन कह सकते हैं। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, तो बेसिकली इसमें 3 तरह के चैप्टर्स आएंगे। एक आपका एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ओवरऑल जो डिमांड हमारा मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे है वो है। फिर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, है ना, कि शॉर्ट रन में हम लोग अपने इक्विलिब्रियम स्टेज को अचीव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और फिर अगर डिमांड बढ़ रहा है या फिर डिमांड घट रहा है तो उसको हम लोग किस तरह से ओवरकम करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जो चैप्टर है हमारा इनकम डिटर्मिनेशन, इनकम डिटर्मिनेशन, ठीक है। कोई भी टॉपिक वगैरह अगर आपको लगे कि कुछ मिस हो रहा है तो आप मुझे चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं उसे फिर से कर लूँ। ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी ऐसा टॉपिक आपका मिस ना हो, ठीक है ना। तो जब चैप्टर का नाम ही इनकम डिटर्मिनेशन और सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड है, तो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड का मतलब समझते हैं। क्या क्या होता है एग्रीगेट डिमांड। तो ऑलरेडी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड को डिस्कस कर चुके हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड को डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है डिमांड। तो डिमांड एक ऐसा फेनोमेनन है जहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो अपने प्राइस के साथ क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप में होता है। जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या होगा, प्राइस के इन्वर्सली रिलेशनशिप में होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड है तो ओवरऑल क्या है, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, तो इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। तो उसी को जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे देखेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, दैट इज इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल मतलब संपूर्ण रूप से, मतलब सारे लोगों को ले लेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एग्रीगेट इकोनॉमी का दी एग्रीगेट डिमांड कहला जाएगा, ठीक ना। तो इंडिविजुअल लेवल पे जो डिमांड था वो उसको सिंपली हम लोग डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड से लेकर डिस्कस कर रहे थे। और जो एग्रीगेट लेवल पे क्या हो जाएंगे, तो डिफरेंट इंडिविजुअल, जैसे यहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल्स हैं तो डिफरेंट इंडिविजुअल, बहुत सारे लोगों को जब हम लोग ऐड ऑन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक एग्रीगेट फैक्टर्स बन जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे कोर कंपोनेंट क्या क्या होंगे उसको ध्यान रखिएगा। अगर मैं बोलूँ कि एग्रीगेट डिमांड जो हो रहा है इकोनॉमी, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब कौन कौन से लोग उसमें आ जाते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स को उन्हें हमें क्या करना होता है, ऐड ऑन करना होता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे फर्स्ट फैक्टर जो होगा वो होगा जितने भी प्राइवेट इंडिविजुअल हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं जो कि कंजम्पशंस कर रहे होंगे। ये ठीक वही फैक्टर है जो आप एक्सपेंडिचर मेथड्स नेशनल इनकम अकाउंटिंग में देखें। जितने भी प्राइवेट कंजम्पशंस है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो किया जा रहा है वो हमारा प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अंतर्गत आ जाएगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, सी से डिनोट करेंगे, ठीक ना। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जो कि आप जितने भी लोग हैं जो हमारे इन एंड अराउंड हैं, हम हैं, आप हैं, जो हम लोग कंजम्पशंस करते हैं वो हमारा सी से डिनोट हो जाएगा। फिर दूसरा जो होगा वो होगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कि गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं उसको हम लोग क्या कर लेंगे, जी से डिनोट कर लेंगे। तीसरा हो जाएगा आपका ग्रॉस फिक्स्ड, या फिर आप एक काम करो गॉस फिक्स्ड छोड़ दो, ठीक ना। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मेड बाय डिफरेंट फर्म्स, जितने भी फर्म्स हैं उनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ठीक ना। यहाँ पे मैं फर्म्स लिखा हूँ, उसको आप आई से नोट कर लो। और नेक्स्ट हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट,
ठीक ना, कि फाइनली हमने इतना एक्सपोर्ट किया। तो एक्सपोर्ट किस लिए किया जाता है, तो एक्सपोर्ट आप करते हो किसी दूसरे के कंजम्पशंस के लिए। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है, तो इंपोर्ट हम लोग तब करते हैं जब हमारे कंट्री में दो फैक्टर्स होते हैं। इंपोर्ट तब किया जाता है जब हमारे कंट्री में किसी चीज़ का प्रोडक्शन कम हो रहा हो, ठीक ना, और हमारी उसकी रिक्वायरमेंट हो तो हम उसे इंपोर्ट करेंगे। या फिर अगर प्रोडक्शन हो भी रहा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंपेरेटिवली दूसरे कंट्री से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करा लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। वहीं पे अगर मैं एक्सपोर्ट फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो एक्सपोर्ट भी कब किया जाता है, जब हमारे कंट्री में वो चीज़ सरप्लस है। ध्यान रखिएगा, इंपोर्ट करने के फैक्टर क्या है, जब हमारे कंट्री मान लो वो डेफिसिट है, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारे कंट्री में अधिक है उसका। वहीं पे एक्सपोर्ट के फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो एक्सपोर्ट हमें तब किया जाता है जब हमारे कंट्री मान लो कि वो चीज़ सरप्लस एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब जो से ज़्यादा है, या फिर उसका रीजनेबल प्राइस हमारे मार्केट, मतलब कि इनसाइड कंट्री में, हमारे कंट्री में उसके मतलब रीजनल प्राइस हमारे ऑन मार्केट में, ठीक ना, ये ऑन मार्केट हमारे अपने मार्केट में क्या हो गया कि उसका रीजनेबल प्राइस नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो नेट एक्सपोर्ट के फैक्टर में क्या हो जाएगा, तो नेट एक्सपोर्ट के फैक्टर में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो भी एक्सपोर्ट किए उसमें से हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट को माइनस कर लेंगे, तो वो हमारा नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सिंपल क्या होगा, ध्यान रखिएगा। ई ऑलरेडी एक्सपेंडिचर के लिए यूज हो चुका है, आई इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो चुका है, तो ठीक इसका नेक्स्ट लेटर ध्यान रखने की, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। इसका आप एक्स कर लोगे सिंपल में, और यहाँ पे क्या कर लोगे, एम कर लोगे। ये आपका हो गया नेट एक्सपोर्ट का फैक्टर, है ना। तो ध्यान रखने वाली बात क्या क्या है यहाँ पे, तो आपका जो एग्रीगेट डिमांड का जो कंपोनेंट होगा, ठीक ना, एक्सक्यूज मी, एग्रीगेट डिमांड का जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं वो सी से डिनोट कर लेंगे। फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं, ठीक ना, उसे हम लोग जी से डिनोट कर लेंगे। फिर जो भी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट फर्म्स के द्वारा किए जा रहे हैं वो हम लोग आई से उसको डिनोट कर लेंगे। और फिर जो नेट एक्सपोर्ट का फैक्टर है जहाँ पे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कब कब किए जाते हैं, तो इंपोर्ट के बेसिकली दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, जब हमारे कंट्री में कोई भी चीज़ डेफिसिट अमाउंट में है, या फिर उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कंपेरेटिवली अधिक है। और एक्सपोर्ट तब किए जाएंगे जब हमारे कंट्री में वो सरप्लस है, या फिर उसका रीजनेबल प्राइस हमारे अपने मार्केट में उसका नहीं मिल पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो इस कंडीशन से हमें पता चल सकता है कि ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड कब कब किए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कब कब हो रहे हैं। तो 1 सेकेंड, मैं रेड पेन लेता हूँ। तो एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या कंपोनेंट हो गए, तो सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, जी पे, जहाँ पे सी हमारा क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेड बाय दी प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब प्राइवेट लोगों के द्वारा, और ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स मेड बाय द फर्म है, और ये ओवरऑल नेट एक्सपोर्ट है हमारा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी, ठीक ना। दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। ओपन इकोनॉमी वैसी इकोनॉमी है जहाँ ट्रेड एग्जिस्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एग्जिस्ट करेंगे। वहीं पे क्लोज इकोनॉमी वैसी इकोनॉमी है जहाँ पे ट्रेड एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे एक्स और एम क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ पे एक्स या फिर एम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्लोज इकोनॉमी में। तो हमें जो स्टडी करनी है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमें जो बस क्या स्टडी करना है, तो हमें क्लोज इकोनॉमिक पॉलिसी स्टडी करना है। तो क्लोज इकोनॉमिक पॉलिसी इसका मतलब क्या करेंगे, इसको हम लोग टेम्प्रेरली डिलीट कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है हमारा, यहाँ पे गवर्नमेंट जो एक्सपेंसेस कर रही हैं, ठीक ना, तो गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए एक्सपेंसेस करती है, ठीक ना, गवर्नमेंट के पास पैसा हो ना हो, ठीक ना, उनको एक्सपेंस करना पड़ता है। तो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड में हम लोग गवर्नमेंट के भी फैक्टर्स को नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन पे आपको बताएंगे कि क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो फाइनली हम लोग जो डिमांड का जो हमारा फैक्टर है, एग्रीगेट डिमांड का जो फैक्टर है, वो हम लोग सी प्लस आई के कंपोनेंट्स को लेकर के ही चलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी हो गया, ध्यान रखिएगा, ये 2 सेक्टर इकोनॉमी को शो कर रहा है। हमें सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी को पढ़ना है, क्योंकि गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो 3 सेक्टर इकोनॉमी हो जाएगा, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर एग्जिस्ट करता है तो वो 4 सेक्टर इकोनॉमी हो जाता है।
ठीक ना। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि हमारा एग्रीगेट सप्लाई के कौन कौन से फैक्टर्स है और उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। और इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के साथ क्या करेंगे, को रिलेट करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो उसके ग्राफ्स हैं, फिर हम लोग एडीएस का शेड्यूल बनाएंगे, ठीक ना। फिर डिफरेंट जो ग्राफ्स हैं एलोकेटेड हैं वो हम लोग उसको यहाँ पे कवर किया जाएगा। ओके।